जय हिंद। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो कि कोल और थर्मल पावर प्लांट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे हैं। आज के सेशन में हम बेसिक वे से डिस्कस करेंगे कि कोल से कैसे बिजली बनाई जाती है। हम किसी टेक्नोलॉजी में या इंजीनियरिंग में नहीं जाएंगे, हम बेसिक वे से चीज़ें समझेंगे सो डैट एज अ लेमैन जो हमें चीज़ें जाननी है वो भी हम जान जाएं, और यूपीएससी जैसे एग्जाम भी अगर हम दे रहे हैं तो वहाँ पे भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हम इजीली अटेम्प्ट कर सकें। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं। यहां जो आप देख रहे हो ये है एक एक्चुअल थर्मल पावर प्लांट की फोटो, और यहां जो हम देख रहे हैं डायग्राम के थ्रू जो इसके अंदर का सेटअप है उसको दिखाया गया है। ये जो आप चिमनीज देख रहे हो इनको बोलते हैं स्टैक, जो कि यहां दिखाया गया है। ये जो आप इस टाइप के स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ये होते हैं कूलिंग टॉवर्स, जो कि यहां दिखाया गया है। इसके अलावा आप यहां पे देखोगे तो ये है बॉयलर। इन सब चीजों को अभी हम समझेंगे किसका क्या काम है। यहाँ पे जस्ट मैं एक पिक्चर को आपको डायग्राम के साथ रिलेट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि हम इसी से चीजें समझेंगे। इस पिक्चर को मैं बड़ा कर देता हूँ सो डैट हमें चीजें क्लियरली समझ आ जाए। हमें पता है जिस थर्मल पावर प्लांट की हम बात कर रहे हैं वहां पे कोल को फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। कोल जो कोल माइंस होती हैं वहां से थर्मल पावर प्लांट तक पहुंचता है। हर थर्मल पावर प्लांट का लिंकेज होता है किसी ना किसी कोल फील्ड के साथ, उनके साथ उनका टाई अप होता है, वहां से ट्रांसपोर्ट किया जाता है ये थर्मल पावर प्लांट तक। तो जो कोल ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको पहले पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहां आप देख रहे हो ये भी एक थर्मल पावर प्लांट का एरियल व्यू है, और यहां आप देखोगे सारा का सारा आपको कोल दिख रहा है। ये पाउडर्ड फॉर्म का कोल है जिसको कन्वेयर बेल्ट्स के थ्रू बॉयलर तक पहुंचाया जाता है। ये आप जो देख रहे हो कन्वेयर बेल्ट्स हैं, और ये आप जो यहां पे देख रहे हो ये बॉयलर है। अब बॉयलर के अंदर जब पाउडर फॉर्म का कोल पहुंचाया जाता है तो वहां उसको जलाया जाता है सो डैट हीट प्रोड्यूस हो सके, जो बॉयलर के अंदर हवा है वो गर्म हो सके। वो गर्म क्यों करनी है हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये है एक टैंक जो कि पानी से भरा हुआ है। अभी के लिए आप इस कंडेंसर को इग्नोर कर दो, इस पे हम बाद में आएंगे। आप ये समझ लो इस टैंक के अंदर काफी ज्यादा पानी भरा हुआ है और इस पानी को यहां से पंप किया जाता है। पंप यूज किए जाते हैं और पंप से इसको बॉयलर के अंदर पहुंचाया जाता है। बॉयलर के अंदर कॉइल्स होते हैं ट्यूब्स के, जिसके थ्रू पानी गुजरता है। कई सारे कॉइल्स होते हैं सो डैट जो यहाँ पे ये हवा गर्म कर रहा है कोल जल जल के, वो गर्म हवा से हीट एनर्जी एक्सचेंज हो सके, ये पानी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके और धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट हो सके। तो ज्यादा टाइम मिले इस पानी को हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, इसलिए बार बार इसको कॉइल्स के अंदर घुमाया जाता है। और अल्टीमेटली ये जो बॉयलर है इसकी वॉल्स के अंदर भी ट्यूब्स होती हैं, तो उन ट्यूब्स में से भी पास करता जाता है। तो इस बॉयलर के अंदर पानी को ट्यूब्स के अंदर मूवमेंट के दौरान, कॉइल के अंदर मूवमेंट के दौरान इतना टाइम मिल जाता है कि वो पहले तो 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम में कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद वो स्टीम भी सुपर हीट हो जाए। यहां मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक बॉयलर दिखा देता हूं। ये जो आप बॉयलर देख रहे हो इससे भी बड़े बड़े बॉयलर यूज किए जाते हैं। एग्जांपल यहां दिखा रहे हैं जस्ट। ये जो आप बॉयलर देख रहे हो उसकी वॉल्स के अंदर ट्यूब्स होती हैं जिसके थ्रू पानी गुजरता है। उसके अलावा बॉयलर के अंदर कॉइल होता है जिसके थ्रू पानी गुजरता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान हीट एक्सचेंज होता रहता है, और जो ये स्टीम निकलती है इस बॉयलर के अंदर से, इसका टेम्परेचर नियरली 550 डिग्री 550 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, सुपर हीट हो जाती है। उसके बाद ये स्टीम पहुंचाई जाती है टरबाइन के अंदर। अब टरबाइन क्या चीज है? टरबाइन होती है इस तरह से कुछ, यहां पे आपको बड़े बड़े ब्लेड्स दिख रहे हैं, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ स्टीम पहुंचाई जाती है। यहां आप ये ओपन टरबाइन देख रहे हो, जबकि वो एक एनक्लोज कंपार्टमेंट होता है, इसको चारों तरफ से एनक्लोज किया गया होता है। उसके अंदर हाई प्रेशर के साथ वो स्टीम पहुंचाई जाती है, और हाई टेम्परेचर और हाई हीट एनर्जी जो पोजेस करती है वो इस टरबाइन के अंदर ट्रांसफर होती है। बेसिकली वो हाई प्रेशर होने के कारण ये टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं इनको मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो पूरा टरबाइन है ये गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है इस तरह से। तो आप यहां देख रहे हो जो हीट एनर्जी है बेसिकली स्टीम की, वो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है क्योंकि ये टरबाइन मूव कर रही है। यहां पे एनर्जी एक्सचेंज दोबारा से हुआ, और जब ये टरबाइन से स्टीम बाहर निकलती है तो इसका टेम्परेचर भी डिप कर चुका होता है, इसका प्रेशर भी डिप कर चुका होता है कि कोई कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज वहां हो चुका है। अब यहाँ जो टरबाइन है इसको घुमाने का पर्पस क्या है? जब ये टरबाइन घूमती है तो ये टरबाइन जनरेटर के शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होती है। ये जो आप देख रहे हो ये जनरेटर का शाफ्ट है। आपने देखा होगा पुराने टाइप के जो जनरेटर होते हैं उसमें हम हैंडल फंसाते हैं शाफ्ट के अंदर और उसको 3-4 बार जोर से घुमाते हैं और उसका जनरेटर चल पड़ता है। सेम वही चीज है, टरबाइन के थ्रू आप जनरेटर के शाफ्ट को घुमा रहे हो और उसके बाद जनरेटर के अंदर लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन यूज करते हुए
एसी करंट प्रोड्यूस होता है। हम उस टेक्नोलॉजी में नहीं जाएंगे क्योंकि वो कोर फिजिक्स की चीज है, बट आपको पता होना चाहिए कि शाफ्ट घूमता है जब जनरेटर का, तो उसके अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घर तक जिस तरह का करंट आता है वो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद उस करंट को, जो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है, उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर से उसकी वोल्टेज बढ़ा दी जाती है। लास्ट सेशन में भी हमने एक बार डिस्कस किया था कि वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज इसलिए बढ़ाई जाती है सो दैट ट्रांसमिशन लाइंस जो कहीं कहीं 100 किलोमीटर लंबी होती है, उस दौरान जब करंट उस पर दौड़ेगा तो उसमें पावर लॉसेस बहुत कम हो। इस तरह से जब एक ट्रेन रेलवे ट्रैक पे चलती है तो उसके जो व्हील्स हैं उसके बीच में और रेलवे ट्रैक के बीच में फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसी तरह से एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, उसी तरह से जब करंट वायर्स के ऊपर दौड़ता है तो रेजिस्टेंस की वजह से पावर लॉसेस होते हैं। अगर हम इस वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो वो फिजिक्स का एक लॉ है जिसके थ्रू हमें ये पता चल सकता है कि पावर लॉसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद जब हमारे घर तक पहुंचाई जाती है तो उससे पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से उस वोल्टेज को घटा दिया जाता है सो दैट जितनी वोल्टेज हमारे घर में रिक्वायर्ड है अप्लायंसेस के लिए, उतनी वोल्टेज तक वो इलेक्ट्रिसिटी बन सके। अब जब हमने ये समझ लिया कि बिजली कैसे प्रोड्यूस हुई है, हमारा काम यही नहीं खत्म हो गया, हमें थर्मल पावर प्लांट के सारे कंपोनेंट्स का सिग्निफिकेंस और यूज पता होना चाहिए बेसिक वे से। सो स्टीम यहां से निकली। अब ये स्टीम का जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो इस स्टीम से कम है क्योंकि यहाँ एनर्जी एक्सचेंज ऑलरेडी टरबाइन के अंदर हो चुका है, बट ये अभी भी स्टीम की फॉर्म में ही है, ये कोई लिक्विड फॉर्म में नहीं बनी है अभी तक। तो इसको अगर हम दोबारा यूज करना चाहते हैं, एक रिसाइकल्ड वे से यूज करना चाहते हैं सो दैट हम एफिशिएंटली इस पानी को यूज करते रहें, तो उस केस में हमें इस स्टीम को कंडेंस करना पड़ेगा और उसके लिए ये यूज किया जाता है कंडेंसर। जो हमने स्टार्टिंग के अंदर ये देखा था कि ये वाटर का एक टैंक है, इसके अंदर ये कंडेंसर भी है। तो ये कंडेंसर जो है इस स्टीम को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और यही लिक्विड दोबारा जो पानी है बॉयलर के अंदर पंप किया जाता है और यूज किया जाता है। सो अब हम ये समझते हैं कंडेंसर के बारे में। कंडेंसर क्या चीज है? यहाँ पे एक कॉइल है, पाइप्स का कॉइल है जिसके अंदर ठंडा पानी बह रहा है। ये ठंडा पानी इस स्टीम से हीट एनर्जी लेता है, यहां दोबारा एनर्जी एक्सचेंज होता है। ये ठंडा पानी इस स्टीम से एनर्जी लेता है, हीट एनर्जी लेता है, और वो जो स्टीम होती है इस वजह से कंडेंस कर जाती है क्योंकि उसका टेम्परेचर फर्दर ड्रॉप कर जाता है और वो 100 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, तो पानी की फॉर्म में वो आ जाता है। सो ये जो पानी आ रहा है, ठंडा पानी यहाँ आ रहा है, ये ठंडा पानी अब हीट एक्सचेंज होने की वजह से, क्योंकि इसने स्टीम के साथ कॉन्टैक्ट में आया है, तो ये वार्म वाटर हो जाता है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ये वार्म वाटर पहुंचाया जाता है कूलिंग टावर के अंदर, क्योंकि हम चाहते हैं ये पानी भी रिसाइकल्ड वे से यूज होता रहे, क्योंकि ये थोड़ी ना हम यहाँ पे भी एक बारी पानी को यूज करेंगे और यहाँ पे भी एक बारी पानी को यूज करेंगे, फिर तो बहुत ज्यादा वेस्टेज है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट ने तो 24 घंटे चलना है। अब ये जो गर्म पानी है, अगर हम इसको दोबारा यूज करना चाहते हैं तो इसका टेम्परेचर फिर हमें गिराना पड़ेगा, तभी ये दोबारा कंडेंसर में जाके कंडेंसर का काम करेगा। अदरवाइज तो अगर ये गर्म पानी हुआ तो स्टीम को कंडेंस ही नहीं कर पाएगा। तो अब इस गर्म पानी को ठंडा कैसे करते हैं? इस कूलिंग टावर के अंदर करते हैं। अब इस कूलिंग टावर का वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। आपने शादियों के अंदर या खाने पीने वाली जगहों के अंदर एक स्टॉल देखा होगा इस तरह का। ये क्या चीज है? ये केसर दूध है। ये जो बड़े से बर्तन में आप देख रहे हो, इसमें बहुत ज्यादा गर्म करके रखा होता है, नीचे से आग जल रही होती है, तो ये टेम्परेचर इसका अच्छा खासा हाई होता है इस दूध का। अब मान लो आप कहते हो कि मुझे 1 गिलास दूध चाहिए, तो ये बंदा क्या करेगा? एक जग भरेगा दूध का और उसके बाद दूसरे जग के अंदर उसको हाइट से ट्रांसफर करेगा, फिर दूसरे जग से वापस उसके अंदर डालेगा। तो ये कई बार ऐसे करेगा, उससे क्या होगा? दूध का टेम्परेचर थोड़ा डाउन आ जाएगा, सो दैट आपको उसको कंफर्टेबली पी सको। इस तरह से टेम्परेचर डाउन क्यों आ रहा है? जब हम दूध को ऊपर से नीचे डाल रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि दूध और हवा के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर करने का एक टाइम फ्रेम है वो थोड़ा बढ़ गया। अगर मैं छोटी सी हाइट से डाल दूंगा तो उसके अंदर इतना टाइम नहीं मिल रहा है, बट जब मैं हाइट से डाल रहा हूं तो आसपास जो इतनी ज्यादा हवा है उसका टेम्परेचर उस दूध के टेम्परेचर से कम है, तो दोनों के बीच में हीट एनर्जी एक्सचेंज होने का टाइम बढ़ जाता है। सो ये कूलिंग प्रोसेस बढ़ जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि जब हमने मान लो घर के अंदर कोई दूध जैसे कोई भी लिक्विड हमने उसको थोड़ा ठंडा करना हो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, तो हम उसको खुले बर्तन में डाल देते हैं। उसमें क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब किसी चीज का सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो भी कूलिंग फास्ट हो जाती है। इस केस के अंदर भी सरफेस एरिया आप कह सकते हो किसी तरह बढ़ रहा है, खुले में आप डाल रहे हो उसमें भी बढ़ रहा है, इसमें हीट एनर्जी एक्सचेंज के लिए टाइम भी मिल रहा है। सो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कूलिंग होती है। अब ये सेम फंडा कूलिंग टावर के अंदर यूज किया जाता है। कैसे? यहां से गर्म पानी की पाइप आ रही है, ये कूलिंग टावर के अंदर आप देख रहे हो जा रही है। ये कूलिंग टावर के अंदर जब एक पाइप एंटर करती है उसके बाद ये मल्टीपल पाइप्स में बंट जाती है, मतलब वो जो पानी है वो मल्टीपल पाइप्स के अंदर बंट जाता है और वो मल्टीपल पाइप्स के अंदर नोजल्स लगी होती हैं।
इस टाइप की नोजल्स लगी होती हैं और वो जो है उस पानी को स्प्रे करती हैं, नीचे नीचे स्प्रे करेंगी। मल्टीपल नोजल्स हैं, मतलब एक पाइप के थ्रू गर्म पानी आया और मल्टीपल पाइप्स में बंट गया और मल्टीपल पाइप्स के अंदर से मल्टीपल नोजल्स के थ्रू वो नीचे स्प्रे होता है। स्प्रे किस पे होता है? इस तरह के जो ये फिल्स हैं, ये आपने देखा होगा जो वाटर कूलर हैं उसके जो उनसे वॉल्व होती हैं, जो हम घर में नॉर्मल वाटर कूलर यूज करते हैं उसकी जो वॉल्व होती हैं उसके अंदर इस तरह की चीज लगी होती है। तो इसके ऊपर पानी स्प्रे किया जाता है और इसमें क्या होता है, इसमें इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ गया, आप देखो पानी का सरफेस एरिया बढ़ गया। एक तरह से आप ये कह सकते हो गर्म पानी को फैला दिया गया। सो इसके थ्रू पानी धीरे धीरे नीचे जाता है और ड्रॉप्स की फॉर्म में नीचे गिरता चला जाता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो इसकी हाइट ज्यादा होने के कारण पानी को टाइम मिल रहा है जो उसके आसपास की जो हवा है उसके साथ कांटेक्ट में आने का, हीट एनर्जी एक्सचेंज होने का। आप यहां पे देखोगे, यहां से ये जो नीचे वाला एरिया है ये ओपन एरिया होता है। यहां से जो कोल्ड एयर है वो ठंडी हवा एंटर करती है, वो ठंडी हवा ये जो पानी नीचे स्प्रे किया जा रहा है इसके कांटेक्ट में आती है और यहां से हीट एनर्जी पहले वो हवा में ट्रांसफर होती है, उसके बाद इसके अंदर सरफेस एरिया बढ़ जाता है पानी का, उसके थ्रू भी हीट जो है वो रिलीज होती है। बाय द टाइम जब पानी इसके नीचे से निकलता है तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो चुका होता है। सो यहां पे आप नीचे इस तरह के कूलिंग टावर के नीचे देखते हो पानी लगातार गिर रहा होता है और वही पानी कलेक्ट होकर वापस यहां पहुंचाया जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी वाटर लॉस नहीं होता है, 2 से 3% का वाटर लॉस होता है, क्योंकि आप देख सकते हो जब भी हम किसी चीज को ठंडा करते हैं, गर्म दूध को ठंडा कर रहे हैं, गर्म पानी को ठंडा कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इवेपोरेशन की वजह से जो है भाप जिसको हम बोलते हैं वो तो निकलती है। तो इसके अंदर से जो आप ये देख रहे होते हो ये पॉल्यूशन नहीं है, ये एक तरह से भाप है, एक स्टीम है बेसिकली। तो ये जो है एक तरह से वाटर लॉस है, 2 से 3% के आसपास का वाटर लॉस होता है। तो जो वो वाटर लॉस हो रहा है उसकी भरपाई तो हमें करनी पड़ेगी, नहीं तो कई साइकिल्स के बाद पानी बहुत हद तक कम हो जाएगा। सो उसकी भरपाई करने के लिए क्या किया जाता है, ये कूलिंग टावर मेकअप। इसका क्या फंडा है, अब देखोगे कोई भी थर्मल पावर प्लांट जो है वो एक बड़े से वाटर रिजर्वॉयर के पास होगा, या तो उसके पास कोई बड़ा सा तालाब होगा जिसका सोर्स कोई रिवर होगी, या फिर वो डायरेक्टली रिवर के पास ही होगा। सो रिवर से पानी पंप किया जाता है रिजर्वॉयर के अंदर, रिजर्वॉयर से पानी पंप किया जाता है यहाँ पे। अब इसका क्या फंडा है, इसका पंपिंग रेट उस हिसाब से होता है कि जितना वाटर लॉस हो रहा है वापस उतना ही पानी इसमें डाल दिया जाए, सो दैट जब यहां से पानी जा रहा है तो उसका जो अमाउंट है, उसकी जो क्वांटिटी है वो कंसिस्टेंट रहे। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको कूलिंग टावर मेकअप। अब यहां पे भी अगर आप फोटो देखोगे तो यहां देख रहे हो वाटर बॉडी पास में है थर्मल पावर प्लांट के और कूलिंग टावर के बिल्कुल पास है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एरियल व्यू से दिखाऊं फोटो, तो यहाँ पे आप देखो ये तो हो गई चिमनी, इस पे भी हम आते हैं ये किस तरह से काम करती है। ये कूलिंग टावर है और यहाँ आप देखो ये वाटर बॉडी है। ये हमने आपको पहले बताया ही था कि ये है जो पूरा एक कोल डंप किया हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हो कन्वेयर बेल्ट्स के थ्रू ये बॉयलर के अंदर इसको पहुंचाया गया। बॉयलर के बाद ये स्टीम सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट होकर टरबाइन में गया, टरबाइन से जनरेटर में गया, उसके बाद जो अंदर का प्रोसेस था। तो यहाँ से आप पूरा एक एरियल व्यू इसका देख रहे हो। अब जब कोल को बॉयलर के अंदर बर्न किया जाता है तो डेफिनेटली हार्मफुल गैसेस तो निकलेंगी। अब इन गैसेस को पहले ट्रीट किया जाता है, फिर इस स्टैक के थ्रू, चिमनी के थ्रू बाहर रिलीज किया जाता है। यहाँ पे एक और चीज बतानी जरूरी है कि कोल को पहले पाउडर्ड फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है सो दैट कोल का सरफेस एरिया बढ़ सके और कोल अच्छे से बर्न हो सके, अच्छे से जल सके। अगर हम बड़े बड़े ब्लॉक्स के फॉर्म में उसको छोड़ देंगे तो वो इतना एफिशिएंटली नहीं जलेगा, इसलिए पाउडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है सो दैट अच्छे से बर्निंग प्रोसेस हो सके। अब हम समझते हैं कि वो जो गैसेज निकलती हैं उनको ट्रीट कैसे किया जाता है पहले। अब ऐसा नहीं है कि वो जो गैसेज निकलेंगी, ये जो गैसेज यहाँ पर चिमनी से बाहर निकलते हुए देख रहे हो, ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती है। डेफिनेटली थर्मल पावर प्लांट के थ्रू बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है, बट अगर हम ये भी ट्रीट नहीं करेंगे तो पोल्यूशन की जो परसेंटेज है, उसकी जो मात्रा है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सो हम क्या करते हैं, जो गैसेज निकलती हैं बर्निंग प्रोसेस के बाद उसको पहले चार्ज कर देते हैं, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। इनके ऊपर ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर चार्ज आ जाता है, एक प्लस माइनस जो हम चार्ज बोलते हैं वो आ जाता है। उसके बाद हम एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं उन्हीं के पाथ के अंदर, और उसके बाद वो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एक प्लेट पे अट्रैक्ट होके जाके कलेक्ट हो जाते हैं। सो पार्टिकल्स को बेसिकली फिल्टर आउट कर दिया जाता है। इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टरिंग। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो बाहर हवा निकलती है उसके अंदर से
जो मेजर पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलरेडी छंट चुके होते हैं, सो डैट वो एटमॉस्फेयर में रिलीज ना हो और स्मोक जैसी प्रॉब्लम को और ज्यादा प्रमोट ना करें। सो जो हवा निकलती है यहाँ से वो हमें ऐसे दिखती है, तो ये ऑलरेडी मैं आपको बताऊं ये पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। यहां से जो आप देख रहे हो ये आप ये नहीं कह सकते यहां से हार्मफुल गैसेज निकल रही है, हार्मफुल गैसेज निकलती हैं इन चिमनीज के अंदर से। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियरली समझ आ गया कि एक थर्मल पावर प्लांट किस तरह से काम करता है। हमने बिल्कुल बेसिक वे से समझा है, इतना अगर आप ढंग से समझ लेते हो तो आपके लिए काफी है। आप बहुत इजीली इसके रिगार्डिंग इंटरव्यू में, अपने रिटन एग्जाम में, कहीं भी इसके रिगार्डिंग आंसर कर सकते हो, या किसी के साथ आप इन जनरल डिस्कशन कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो, इसके बेसिस पे आप उसको अच्छे से समझा सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नई चीजें सीखी हैं। दोबारा मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक अपना हार्डवर्क करते रहिए और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। जय हिंद।